हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की अपनी क्लास में। इससे पिछली क्लास में एम्पेयर के सहायता से हमने अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिया था। और आज जो हमें प्राप्त करना है वो किसके लिए करना है? परिनालिका की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे एम्पीयर के नियम की सहायता से परिनालिका की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे परिनालिका की। परिनालिका होती क्या है? देखिए, यदि हम किसी भी गत्ते को बेलनाकार रूप में मोड़ ले, गत्ता आप जानते हैं, किसी भी गत्ते को खोखले बेलनाकार रूप में मोड़ ले और उस गत्ते पर तांबे के तार के फेरों को पास पास लपेट दे ऐसे, तो जो व्यवस्था बन जाएगी ये होगी परिनालिका। और जब इस परिनालिका में हम धारा प्रवाहित करेंगे, क्या प्रवाहित करेंगे? धारा। तो धारा प्रवाहित करने पर इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो लगभग नगण्य होगा। मतलब परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? लगभग नगण्य। अब चूंकि इसके जो अंदर है वे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक समान होंगी, मतलब समांतर और समदूरस्थ होंगी, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? एक समान। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है वे समांतर और समदूरस्थ होने के कारण इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। आप ये कह सकते हैं कि जो परिनालिका है, धारावाही परिनालिका, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का एक यंत्र है, ठीक, एक व्यवस्था है। अब यदि मैं इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी खींचूं तो इस प्रकार की खींचेंगे ऐसे, ठीक है ना। हम इससे खींच सकते हैं, ऐसे। अब सबसे मेन बात है कि इसका जो ध्रुव होगा वो किधर होगा, मतलब क्योंकि एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। किसकी तरह? चुंबक की तरह। अब चुंबक की तरह व्यवहार करेगी तो इसका कोई ना कोई एक ध्रुव N होगा और एक ध्रुव S होगा, मतलब एक उत्तरी ध्रुव होगा और एक दक्षिण ध्रुव। तब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव देखे कैसे? देखिए, आपके पास मान लिया जब इस परिनालिका को आप सामने से देखोगे, सामने से का मतलब मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये आपकी परिनालिका है, ठीक, मैं तार के फेरे से लपेट दूं, ये क्या है? परिनालिका। और मैं इसमें से इधर से देख रहा हूं, इस साइड से ऐसे। अगर इस तरह देखने पर तार के फेरों की दिशा ये है, ये का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सामने से हम देखेंगे और अगर उसमें धारा की दिशा कैसी हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। अगर वामावर्त है तो वामावर्त होने के कारण जो इसका ये ध्रुव बनेगा, अब वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरह, और इस तरह बनने पर ये प्रेजेंट करेगा किसको? इसके उत्तरी ध्रुव को। किसको प्रेजेंट करेगा? उत्तरी ध्रुव को। मतलब अगर कुंडली में सामने से देखने पर और उसमें धारा कैसी है? वामावर्त है, तो वामावर्त होने पर वो सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा। और यदि क्लॉकवाइज है, कैसी है? क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त होने पर
ये जो सिरा है, धारा ऐसी होगी क्योंकि आपकी क्लॉकवाइज यही होती है, तो ये सिरा कार्य करेगा एक उत्तरी ध्रुव की, सॉरी दक्षिणी ध्रुव की तरह। बात सुने। अब मैं अगर इसमें धारा, मैं कह रहा हूं कि इसमें फेरों की संख्या ऐसे है, किस प्रकार है, इस तरह, मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर देखूं मैं तो इस तरह बह रही है धारा। अब इस तरह बहेगी धारा, अगर आप देखेंगे सामने से तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगी, क्लॉकवाइज, और मेरे अकॉर्डिंग क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इधर का सिरा होगा वो होगा वामावर्त, मतलब उत्तरी ध्रुव, और जो आपकी तरफ से देखने पर दूसरा सिरा होगा वो कार्य करेगा दक्षिणी ध्रुव की तरह। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस परिनालिकी की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए उसे करते हैं। अब हमने इस परिनालिका को दोबारा बना लिया ऐसे। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये आपको पता लग गया। तो हमने इसके चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार बंद लूप ले लिया, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है, बंद लूप क्या है, पी क्यू आर एस। इसकी जो भुजा पी क्यू है वो इस परिनालिका की अक्ष पर है, और भुजा क्यू आर और पी एक्स इस परिनालिका की अक्ष के लंबवत है। मतलब मैं अगर बात यह कहूं कि चुंबकीय अक्षेत्र की जो दिशा है इसके अक्ष पर इधर हो, तो ये दोनों भुजाएं इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होंगी, और ये भुजा इसके अक्ष के अनुदिश होगी। और ये भुजा कहाँ है, ये है इस परिनालिका से बाहर। ठीक है, अब हम बात किसकी करेंगे, अगर मैं इस परिनालिका की जो, सॉरी, इस आयताकार बंद लूप की भुजा की ये लंबाई कितनी मान लूं, L, तब इस पूरे बंद पथ के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि आयताकार बंद लूप या पथ, बंद लूप पी क्यू आर एस के अनुदिश चुंबकीय अक्षेत्र, चुंबकीय अक्षेत्र का रेखीय समाकलन, वो कितना होगा, रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू। अब इस बंद आयताकार लूप में कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि भुजा पी क्यू, ठीक है, यानी कि इस भुजा पी क्यू का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। इसी प्रकार आप चारों भुजाओं को लिख लीजिए, प्लस पी क्यू का उसके बाद क्यू आर, क्यू आर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, प्लस उसके बाद कौन सी भुजा, आर एंड एस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, प्लस उसके बाद कौन सी है, एस पी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, यह आपने समीकरण फर्स्ट मान ली। अब ये आपको सभी निकालने हैं, और कैसे निकालेंगे सभी, सबसे पहले हम बात करेंगे रेखीय समाकलन पी से क्यू बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब क्या होगा, बी डीएल कोस थीटा, ठीक है ना। अब यहां पर थीटा देखना है आपको, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा किधर है, इस पी क्यू की लंबाई के अनुदिश है। अब पी क्यू की लंबाई के अनुदिश है तो
आप थीटा कह सकते हैं कि 0 डिग्री होगा। अगर थीटा 0 है तो कोस 0 की वैल्यू कितनी, 1 होगी। कितनी होगी, 1। तो यहाँ पर रख दीजिए। तो बी बार समाकलन डीएल और इसकी वैल्यू कितनी, 1। अब रेखीय समाकलन डीएल का मतलब क्या है, इस पूरी भुजा की लंबाई और वो कितनी है, एल। तो यहाँ से आपके पास पी क्यूब बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू बी और इसकी वैल्यू कितनी है, एल। ये समीकरण सेकंड। ठीक है। उसके बाद किसकी बात करेंगे, इन दोनों भुजाओं की, क्यू आर और पी एस की। तो क्यू आर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर रेखीय समाकलन एस पी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अब इनसे जो बद्ध चुंबकीय अक्षेत्र होगा वो कितना होगा, सॉरी, इनके चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होगा किसके बराबर होगा, 0 के। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि हमने पहले ही बता दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र इधर है और ये दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। मतलब इनमें बी वेक्टर व डीएल वेक्टर परस्पर कैसे होंगे, परस्पर लंबवत है। और परस्पर लंबवत होने का मतलब थीटा 90 डिग्री और थीटा 90 तो कोस 90 की वैल्यू 0। और जब कोस 90 इस प्रकार यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म्स कितनी बन जाएगी, 0। और इसकी बात करेंगे अब हम, ये समीकरण थर्ड। समीकरण फोर्थ की बात करते हैं, एस आर वाले की। रेखीय समाकलन आर एस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये भी 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एस आर कह सकते हैं कि भुजा एस आर पर चुंबकीय अक्षेत्र की वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि बाहर चुंबकीय क्षेत्र नगण्य है। तो इसलिए जब बी 0 है तो ऑटोमेटिक ये कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहां से आपके पास ये 4 समीकरण बन चुकी है। अब ये 3 समीकरणों के मान इसमें रख दीजिए। अतः हम कह सकते हैं कि जो इसका टोटल रेखीय समाकलन ये वाला बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर होगा वो किसके बराबर बन जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी, बी इंटू एल प्लस इसकी और इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू भी 0। तो यहां से बन चुका है आपके पास बी एल। इससे समीकरण 5 मान ली। ठीक है। उसके बाद इस तार की प्रति एकांक लंबाई में अगर फेरों की संख्या एल मान लो, तार की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो, एन। यानी कि इस पूरे तार की जो लंबाई है, उस पूरे तार की लंबाई यानी कि प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या कितनी मान लिया आपने, एल, सॉरी एन, स्मॉल एन। तो इस तार की अब हमें कितनी लंबाई चाहिए, स्मॉल एल। तार की एल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी, एनएल होगी। भाई आप सिंपल सी बात कह सकते हैं कि यदि तार की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, एन है, तो एल लंबाई में फेरों की संख्या हो जाएगी एनएल। और यदि एक फेरे में प्रवाहित धारा आई हो तब एनएल फेरों में प्रवाहित धारा कितनी होगी,
एन एल इंटू आई होगी। भाई एक फेरे में प्रवाहित धारा कितनी है? आई। टोटल फेरों की संख्या कितनी हुई? एन एल। तो एन एल फेरों में प्रवाहित धारा एन एल आई होगी। अतः आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो एम्पियर का नियम होगा, एम्पियर के नियम से, या आप पहले ये लिख लीजिए कि आपके पास जो सिग्मा आई बना है वो बन गया है एन एल इंटू आई। तो एम्पियर का नियम क्या कहता है? एम्पियर के नियम से। अब एम्पियर का नियम कहता है कि रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट आई टोटल। अब टोटल का मतलब यहाँ में सिग्मा लगा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अब सिग्मा की वैल्यू आपके पास कितनी है? म्यू नोट एन एल इंटू आई, ठीक है ना? ये किसकी वैल्यू है? इसकी। और समीकरण 5 से आपके पास रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल की वैल्यू कितनी आ गई है? बी एल के बराबर है, तो इसे रख दीजिए। तो समीकरण 5 से इसकी जगह क्या रखेंगे हम? बी एल, और बराबर में कौन है? म्यू नोट एन एल आई। तो अब क्या करोगे? यहां से दोनों पक्षों से एल से एल कट, तो बी बराबर बन चुका है म्यू नोट एल इंटू आई। तो इसका व्यंजक है टेस्ला। और इसमें एन क्या है? एन है कैपिटल एन बटे एल। एन क्या है? तार के फेरों की संख्या। और एल है परिनालिका की लंबाई। परिनालिका की लंबाई। तो आशा करता हूं ये आर्टिकल आपकी समझ में आ गया होगा। इसकी जो मैंने हिंदी बोली है वो आप थोड़ी अपनी बुक से लिख लीजिएगा, और बाद का जो हिस्सा है सिद्ध करवाने का मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है? क्योंकि मैं उसे अगर हिंदी को लिखूंगा तो उसमें आपका टाइम थोड़ा वेस्ट होगा, वो आप अपनी किताब से लिख लीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल करते हैं, और ये जो न्यूमेरिकल है 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। इसने कहा है कि किसी परिनालिका की लंबाई कितनी है? 80 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास जो लंबाई है परिनालिका की एल, वो 80 सेंटीमीटर है। आप मीटर में चेंज करोगे तो 80 बटे 100 मीटर। एक जीरो से एक जीरो कट गई तो 8 बटे 10, ठीक है? उसके बाद इसमें क्या दे रखा है? फेरों की संख्या, यानी कि कैपिटल एन। 2000 फेरे है। धारा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 एम्पियर। और आपको पूछ क्या रखा है? प्रणालिका के भीतर इसके केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। अभी आपने सूत्र क्या निकाला था? अभी आपने सूत्र ज्ञात करा था बी बराबर म्यू नोट एन इंटू आई। इसमें स्मॉल एन किसके बराबर होता है? कैपिटल एन अपॉन एल के बराबर। तो बस आपको मान रखना है। तो बी बराबर म्यू नोट कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, यानी कि 4 पाई गुना 10⁻⁻7। एन की वैल्यू कितनी है? 2000 है। एल की वैल्यू कितनी है? 8/10 है। और आई की वैल्यू है 10, ठीक है? चलिए, अब तो आपके पास 4 पाई गुना 10⁻⁻7। अब ये जीरो और ये जीरो यहाँ लगा दे, चूंकि ये 10 ऊपर जाएगा तो 2000, और 2 जीरो ये बटे में कितना रहा? 8। 2 चौक 8, और 8 से 8 कट गया। ये रहा कितना? पाई। और 10⁻⁻7 में से 1 2 3 4 5, 5 जीरो से इसकी 5 घात कट जाएंगी, तो कितना बन जाएगा? 10⁻⁻2। और इस पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है? 3.14। तो बी बराबर 3.14 गुना 10⁻²2 टेस्ला। इसका आंसर
आ चुका है। ठीक है, तो इन सूत्रों पर बहुत ही आसान आसान प्रश्न भी आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके लिए बस केवल इतना है कि आपको सूत्र याद होना चाहिए कि किसके लिए सूत्र क्या लगना है, और अगर आपके याद सूत्र है तो फिर आप जानते हैं इसमें कितनी बड़ी कैलकुलेशन या क्या करना पड़ा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सब बच्चे पढ़ते रहे।